चलिए जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है संकल्प एड्यूकेयर की ऑनलाइन क्लास के अंदर, जहाँ पे हम लोग अपने चैप्टर 1 की यूनिट 2 के अंदर एंट्री कर चुके हैं। उसे आज हम लोगों ने ख़त्म करना है। जहाँ मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन लास्ट में दे के छोड़ा था कि सर, सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर 1 जो थी व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से उसका जवाब देगी, उसको कैसे सॉल्व करेगी। तो उस केस में काफ़ी बच्चों ने मैसेजेस किए हैं, काफ़ी बच्चों ने यूट्यूब पे कमेंट्स किए हैं कि सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करेगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करेगी? इट विल प्रोड्यूस ओनली प्रॉफिटेबल गुड्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा क्या करेगी? प्रॉफिटेबल गुड्स को प्रोड्यूस करेगी और हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी कंज्यूमर्स चॉइस को। जैसे मान लो किसी मार्केट के अंदर कार की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन कपड़े भी तो ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम कैपिटलिस्ट हैं तो कैपिटलिस्ट क्या करेंगे? बोलेंगे चलो बनाओ कार, किसकी ज़रूरत नहीं है, क्या मत बनाओ, क्लोथ्स को मत बनाओ। ये कौन करेगा? कैपिटलिस्ट करेगा, बिकॉज डिमांड किसकी है? कार की है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाटर प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस इस्तेमाल करती है, जहां तुम लोग को चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम, चार्ट के अंदर चेक करिए। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। सर व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता था सर क्या बनाए। मान लेते हैं डिसाइड हो गया, मान लेते हैं डिसाइड हो गया कि क्या बनाएंगे। तो अब जो डिसाइड हुआ उससे कैसे बनाएं, क्या तरीका यूज करें कि प्रोडक्शन हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो एक्चुअली हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। सर टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है? टेक्निक्स लेबर इंटेंसिव हो सकती है या फिर कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती। सर व्हाट इज लेबर इंटेंसिव एंड व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव? तो लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग मजदूर लगाते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होगा? जहाँ पे हम लोग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अगर तुम पहले की बात याद करोगे, जहाँ पे मकान बनते थे ना, तो मकान में बहुत सारे वो नींव को खोदने के लिए बहुत सारे मजदूर लगते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल तो जेसीबी आती है, फटाफट फटाफट एक दिन में सारी नींव खोद देती है। तो पहले नींव खोदने का काम लेबर इंटेंसिव था, बट आज वो काम कैपिटल इंटेंसिव हो गया है। अब मुझे बताओ फटाफट, अब मुझे फटाफट से बता दो कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते तो हम ये समस्या को कैसे सुलझाते? हम क्या करते? चूज दैट टेक्निक विच इज चीपर। जो सस्ता है, जो क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा, बिकॉज मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाने का मोटिव है। जैसे इफ लेबर इज चीप देन यूज लेबर। अगर लेबर सस्ता है तो क्या करोगे? लेबर को यूज करोगे। सस्ता कैपिटल हुआ तो कैपिटल को यूज कर लेंगे। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस तो प्रॉफिट कमाना है। तीसरी प्रॉब्लम, फॉर whom टू
प्रोड्यूस फॉर whom to प्रोड्यूस। अब देखो, सबसे पहली बात क्या है कि तुम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, हर इंसान को सेटिस्फाई करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी पर्सनली बात करूं, टीचिंग फील्ड की बात करूं, तो हर स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ बच्चों को नहीं आ रही है, कुछ बच्चों को मेरा ये लिखने का पैटर्न पसंद आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है। तो वो सब लोग का अपना अपना क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोड्यूसर क्या नहीं कर सकता, पॉसिबल लिख देते हैं, नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको पता होगा रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। अब इच्छाएं तो लोगों की बहुत है, इच्छाएं तो लोगों की बहुत है। मेरी बात करेंगे एज अ टीचर, तो लोग चाहते हैं कि मैं बीकॉम सेक्टर में एंट्री करके पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज, मेरा टाइम वो बहुत लिमिटेड है। हालत ये है कि हम सुबह 5:30 उठते हैं और रात को, पता है, अगर तुम देख पा रहे हो ये स्क्रीन के ऊपर जो टैब तुमको दिख रहा है, टैब के टॉप लेफ्ट पे देखो, तुमको टाइम दिखेगा। टाइम हो रहे हैं रात के 1:15 बजे। मैं लेक्चर कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ? रात के 1:15 बजे। सर इस समय पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या करें भाई? कि बच्चे को तो मुझे हर रोज़ लेक्चर प्रोवाइड करना है, तो मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। तो इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि हर बच्चे को पढ़ा पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोड्यूसर के लिए नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एवरीथिंग। वो हर चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये जो प्रॉब्लम होती है, ऐसा कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम रिलेट करती है, रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। एनआई का मतलब क्या है? नेशनल इनकम। सर कैसे? ये एक कंट्री है, कंट्री ए, दूसरी कंट्री है कंट्री बी। तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री ए के अंदर 1 2 3 4 5 लोग रह रहे हैं। कंट्री बी के अंदर भी 1 2 3 4 5 लोग रह रहे हैं। अब कंट्री ए के अंदर, ये कंट्री बी, कंट्री ए के अंदर क्या होता है कि ये 2 लोग तो डिमांड करते हैं बट ये लोग डिमांड नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर होगा वो इन 2 लोग के लिए प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये लोग तो डिमांड ही नहीं कर रहे। ये डिमांड नहीं कर रहे मतलब इनके पास में इनकम नहीं है, पैसा नहीं है। तो कंट्री ए के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, इसलिए 2 लोग डिमांड कर रहे हैं, 3 नहीं कर रहे। वहीं कंट्री बी के अंदर पांचों के बीच में इनकम को बड़े अच्छे तरीके से बांटा गया है। तो पांचों लोग क्या करेंगे? अलग अलग चीज़ों की डिमांड करेंगे, बिकॉज पांचों के पास में पैसा है। तो इसका मतलब क्या होगा? बी कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, ए कंट्री से काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब सर किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये प्रॉब्लम किससे रिलेट करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम से रिलेट करती है। अगर इनकम बराबर बराबर बटेगी तो सब के लिए बराबर बराबर प्रोडक्शन होगा, लेकिन अगर इनकम बराबर ना बटे तो सबके लिए प्रोडक्शन भी बराबर नहीं हो पाएगा। अब देखना, अगर तुम क्या होते, अगर तुम क्या होते, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते। अगर हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करते? हम बोलते प्रोड्यूस फॉर देम, प्रोड्यूस फॉर दोज लिख दो, प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव हायर
बाइंग कैपेसिटी। मतलब तुम्हें कोई मतलब नहीं होता, जिनके पास में पैसा नहीं है अगर वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं तुम्हें कोई मतलब नहीं होता। फिर जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, हायर इनकम, हायर बाइंग कैपेसिटी एंड हायर डिमांड। हम क्या करेंगे, इन लोग के लिए प्रोड्यूस करेंगे। हम क्या करेंगे, इन लोग के लिए प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस फॉर दिस। ये बात समझ में आई? ये काम कौन करता है? ये काम करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चलो सर, डी, प्रोविजन फॉर ग्रोथ। अब नाउ प्रोविजन फॉर ग्रोथ वाली प्रॉब्लम क्या बोलती है, अगर तुम लोगों ने ये समस्या बोलेगी कि भैया अगर तुम लोगों ने क्या कर दिया, अगर तुम लोगों ने सारे के सारे रिसोर्स को आज ही कंज्यूम करके ख़त्म कर दिया, तो जो रिसोर्स कल के प्रोडक्शन में काम आ सकते थे वो रिसोर्स आज पूरे हो जाएंगे, तो उससे कल का प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। कल का अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ, कम हुआ, इंक्रीज नहीं करा, तो सोच के देखो, तुम ही लोग तो फैक्ट्रीज में काम करते हो, जो लोग घर में रहते हैं, हाउस होल्ड्स में रहते हैं, वही तो कोई बिजनेस में काम करते हैं। अब अगर बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है जो उसको चाहिए था, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, काम बंद करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। उस केस में वहां जो लोग काम कर रहे थे वो सारे क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। सारे क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। इसका मतलब ये होगा कि अगर आज तुम लोगों ने सेविंग नहीं करी तो कल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन के कम होने से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी खराब हो जाएगा, इनकम का लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको प्रोविजन फॉर ग्रोथ रखना है, अगर तुम चाहते हो कि कल को ग्रोथ हो, तो आज तुम लोगों ने क्या करना चाहिए, अपने कंजम्पशन को, अपने सामान को पूरा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कंजम्पशन को तुम लोगों ने रोकना चाहिए, कुछ सेविंग भी करनी चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट, ये लो भाई सेम पैटर्न में। फर्स्ट पॉइंट, डोंट यूज all the resources for today's consumption if resources are not saved, then अगर रिसोर्सेज नहीं सेव हुए तो उस केस में पहला पॉइंट, फ्यूचर प्रोडक्शन may get reduced फ्यूचर इनकम में गेट रिड्यूस्ड। तो हो सकता है तुम्हारा फ्यूचर प्रोडक्शन कम हो जाए, हो सकता है तुम्हारी फ्यूचर की इनकम भी कम हो जाए, तो तुम लोगों ने कुछ ना कुछ सेविंग तो करनी चाहिए। तो अगर तुम भविष्य में चाहते हो कि तुम्हारी ग्रोथ बनी रहे, तो तुम क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने देखना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर थोड़े बहुत पैसे लेके घर में आ रहा है,
जो कमा के ला रहा है वो उसमें से कितनी सेविंग कर रहा है, और जब वही कंज्यूमर अपना बिजनेस चालू करता है और क्या बन जाता है, एंटरप्रेन्योर, तो वो उस सेविंग को कैसे इन्वेस्ट करता है। ये होगा ना, आप अपने घर पे कुछ पैसे बचाएंगे, फिर जो पैसे बचाएंगे तुम आप उसको कहाँ यूज़ करोगे, तुम अपने बिजनेस में यूज़ करोगे। तो अगर बिजनेस में पैसा यूज़ करोगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब मुझे बताओ, किसी भी इंसान की सेविंग जो होती है, किसी भी इंसान की सेविंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किसी भी इंसान की सेविंग्स किस चीज़ पे डिपेंड करती है। The savings depend on incomes and rate of interest पे। कि अगर मैं कुछ पैसा बचा के अपने खाते वाते में रख दूं तो मुझे वहां से कितना ब्याज मिलेगा, इस पे सेविंग डिपेंड करती है। इस पे क्या डिपेंड करती है, सेविंग डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर इनकम ज़्यादा हो, अगर इनकम ज़्यादा हो और ज़्यादा इनकम से होने वाली सेविंग पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो, then savings will also be high। जहाँ तुम लोग पैसा रख के ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाओगे, जहाँ तुम लोग पैसा रख के ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाओगे, वहाँ पे सेविंग के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, वहीं अगर बात करें कि सर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब अगर आप अपने बचाए हुए पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो जहां तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से तुमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज़ पे डिपेंड करेगा ना कि तुम वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं करोगे। अगर कहीं पे अगर कहीं पे हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, अगर कहीं पे हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, देन वहां पे इन्वेस्टमेंट्स विल ऑल्सो बी हाई। मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि अगर इंटरेस्ट कहीं ज़्यादा मिलेगा तुमको तो सेविंग तुम कर जाओगे, बट वहीं तुमको मालूम पड़ा कि अगर तुम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो और वहाँ तुमको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो तुम ऑब्वियसली क्या करोगे, तुम ऑब्वियसली क्या करोगे, तुम करोगे इन्वेस्टमेंट। यस और नॉट। तो टेक्निकली इसे कहा जाता है, टेक्निकली वी कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल बोलो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो, चाहे रिटर्न कैपिटल बोलो, दोनों ही चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, दोनों ही चीज़ों को हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ कैपिटल। कि हमने अपने जो पैसे कहीं पे लगाए हैं उसका मुझे कितना दाम मिल रहा है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ कैपिटल। तो ये प्रश्न आपको कहीं पे दिखाई दे सकता है। बताओ भाई, तो यहाँ तुम्हारा जो कि कल मैंने तुमको कहा भी था कि 15 से 20 मिनट का मैटर अपना बच गया है, तो हम लोगों ने इसे 20 मिनट में ख़त्म किया। सो दैट्स हाउ अपना यूनिट 2 भी ख़त्म होता है। और हम लोग अब क्या करेंगे, यूनिट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूनिट 2 के क्वेश्चंस, यूनिट 2 के तो क्या क्वेश्चन सारे के सारे तुम्हारे यूनिट 1 के भी होंगे, 2 के भी मिक्स होंगे। आ जाओ भाई मॉड्यूल के अंदर, आप लोग के पास भी मॉड्यूल होगा और आपकी स्क्रीन पर भी मॉड्यूल खुला हुआ है।
चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इम्पोर्टेंट। सर डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आर लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड, या कैसे हैं? स्कैर्स है। करेक्ट। इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड how we can best allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited wants। बिल्कुल ठीक लिखा है भाई। हम लोग निर्णय क्यों लेंगे? ताकि रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपरली क्या कर पाए? अलोकेट कर पाए। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस, तीनों ही सही है। मतलब आंसर क्या होगा? बताओ भाई, आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, सबसे पहला बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट। सर एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा खराब सा वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट का समरी थोड़ी ना है ये, कोई उसका एक्सट्रैक्ट थोड़ी ना है, समरी नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हमने यही तो पढ़ा था, इकोनॉमिक थ्योरीज को अगर कहाँ अप्लाई कर दिया जाए बिजनेस, तो वो क्या बन जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाता है। इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन, याद करो इंटर डिसिप्लिनरी, सैम पिन ला आई क्या था? इंटर डिसिप्लिन्स। मतलब क्या था कि अकाउंट्स की बातें भी होंगी, फिनेंस की बातें भी होंगी, स्टेट्स की बातें भी होंगी। तो ये तुम लोगों ने वहां से देखा था। जब बी और सी दोनों सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो, इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी टू मीन, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज है ही नहीं, खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं है, एक्सटिंक्ट थोड़ी हो रही, स्कैरसिटी हो रही है। तो पहला एब्सोल्यूट स्कैरसिटी मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड नेशंस, जहाँ पे चीज़ें है ही नहीं, वो बात नहीं हो रही है, तो एब्सोल्यूट स्कैरसिटी नहीं होती। रिलेटिव स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि मेरे को 100 रुपये चाहिए और मेरे पास 80 है, किसी को लाख रुपए चाहिए उसके पास 80,000 है, किसी को 5,000 चाहिए उसके पास 4,000 है। ये बिल्कुल ठीक बात है। हर इंसान के लिए क्या होगा? हर इंसान के लिए क्या होगा? रिसोर्सेज स्कैर्स होंगे, लेकिन रिलेटिवली स्कैर्स होंगे, पूरे खत्म नहीं हो चुके हैं। तो ये मेरे को ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं, स्कैरसिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ बिजनेस फेलर्स। अरे इसी टाइम पे, अच्छा अपने बिजनेस के डिसीजन यहीं पे लेंगे क्या? इको केवल यही कवर करेगा? नहीं, गलत है ये। स्कैरसिटी कॉज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन, ना भाई ना, रिच ने ज्यादा कंज्यूम किया उसको तो बाकी लोग भी कंज्यूम कर रहे थे, गलत हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर होगा बी। What implications does resource scarcity have for the satisfaction of wants? Scarcity का wants के satisfaction के ऊपर क्या implication है? सबसे पहला लिखा है नॉट ऑल वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड, बिल्कुल सही लिख रहा है, बिल्कुल सही लिख रहा है। उसके बाद वी विल नेवर बी फेस विद नीड टू मेक चॉइस, गलत गलत गलत। चॉइसेस के बिना तो वो लियोनेल रॉबिन्स ने क्या कहा था? स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग, यही तुम्हारा पर्पस है। ये बोल रहा है करना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, झूठ बोल रहा है। वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल वॉन्ट्स। वॉन्ट्स क्यों कम करें? वॉन्ट्स क्यों कम करें? हम लोग को स्कैरसिटी के थ्रू ये थोड़ी सीखना है कि वॉन्ट्स कैसे कम करें, हमको तो ये सीखना है कि वॉन्ट्स के रेस्पेक्ट में रिसोर्स कैसे यूज करें। तो ये भी सही नहीं है। डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वॉन्ट्स। अरे तुम कहाँ तुम साइंटिस्ट हो गया जो अपने वॉन्ट सेटिस्फाई करने के लिए निकल पड़े जंगलों में कि ढूंढ के लाते हैं बकवास कुछ भी। आंसर क्या हो जाएगा? ए। Which of the following is a normative statement? नॉर्मेटिव में हमेशा क्या होगा? शुड बी, ought to be, क्या होना चाहिए, वो फ्यूचर के बारे में बात करेगा। प्रेस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव, ओपिनियन बेस्ड होगा। चेक करते हैं। प्लान इकोनॉमी एलोकेट, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये अलोकेट करती है वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सही बोल रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वो आज की बात कर रहे हैं। Most transitional economies have experienced problems of falling output and rising prices। तो जो भी आज तक ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैं जो फेज को चेंज कर रही है, वो इकोनॉमीज ने देखा है कि भैया आउटपुट गिरता है, प्राइसेस बढ़ती है, तो वो तो ये भी पॉजिटिव हो गया ना, आज की बात कर रहा है। देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी इन मार्केट इकोनॉमीज देन प्लान्ड।
बोल रहा है कि सर मार्केट इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो बिल्कुल देते हैं, लेकिन स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमीज, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कैरसिटी इम्पोजेस लिमिटेशंस ऑन। स्कैरसिटी किस पे लिमिटेशन डालती है? हाउस होल्ड पर भी डालती है, बिजनेस पर भी डालती है, गवर्नमेंट पर भी डालती है, पूरे नेशन पर भी डालती है। आंसर ए है। बाकी तीन में किसी न किसी नाम को कम कर दिया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज एग्रीगेट, यस और नॉट? एग्रीगेट हमने लिखा था डिफरेंस के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस बताओ भाई, पढ़ के देखो फटाफट, फटाफट से पढ़ के देखो, फटाफट से पढ़ के देखो। सबसे पहला, एनालिसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज। तुम जितना सामान खरीद के लाए उसका अब एनालिसिस कर रहे हो, ये तो आज का फैक्ट बताएगा ना, पॉजिटिव है। चलो इसके बाद में डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी। अरे कितनी इनकम देनी चाहिए, कितनी इनकम देनी चाहिए, मतलब ये भी ये क्या हो गया? नॉर्मेटिव हो गया। हमको ढूंढना क्या है? चेक कर लो वापस इसको, हमको ढूंढना क्या है? पॉजिटिव ढूंढना है। तो मुझे ए तो अच्छा लग रहा है, मुझे ए अच्छा लग रहा है, बट आगे बढ़ रहे हैं। डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस, क्या प्राइस होनी चाहिए? फेयर प्राइस, ये भी क्या हो गया? नॉर्मेटिव। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, आउटपुट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये भी क्या हो गया? नॉर्मेटिव हो गया। तो अपना आंसर क्या है? ए है। देखो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चंस तुमको करवाऊँ उन क्वेश्चंस के अंदर, जो क्वेश्चंस तुमको करवाऊं उन क्वेश्चंस के अंदर जो सही आंसर है वो तो बताऊं ही बताऊं, जो गलत आंसर है वो गलत क्यों है ये भी बताऊं। जिन क्वेश्चंस के अपफ्रंट आंसर तुमको मिल जाएंगे उनमें टाइम पास नहीं करेंगे, लेकिन जिनमें लग रहा है कि नहीं यार समय देना चाहिए उनमें समय देंगे। स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे नेशन की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा लेवल, तो देखो जीएनपी ऑफ इंडिया बड़ा लेवल है, ये मैक्रो है। फाइंडिंग दी कॉजेज ऑफ फेलर ऑफ एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है, तो क्या होगा? आंसर तो यही होगा, क्योंकि ये भी पूरी इंडिया के बारे में बात कर रहा है, ये भी पूरे लार्ज स्केल के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो छोटा लेवल कौन सा हो गया? एक कंपनी। आंसर बी। 11वां क्वेश्चन, राम बोलता है माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर, इस बार जो फसल उगी है कॉर्न की वो अच्छी नहीं है। करंट सिचुएशन, स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। कृष्ण बोलता है डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कंपनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। बोले प्राइस बढ़नी है और तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। तो क्या ओपिनियन दे रहा है? नहीं, वो तो समझा रहा है कि ऐसा होता है, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। द गवर्नमेंट ऑट टू, ओ विनोद था क्या बीच में? रुको रुको रुको, यहाँ आते हैं वापस। विनोद, क्लाइमेट अफेक्ट क्रॉप यील्ड्स, सम ईयर्स आर बैड अदर्स आर गुड। बोले देखो मौसम आता जाता रहता है, खराब होगा सही होगा, कुछ साल अच्छे होंगे कुछ खराब भी होंगे, तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है। देन मधु ने बोला द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल, गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए। आंसर क्या होगा? मधु। मधु क्या दे रहा है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, तो आंसर होगा मधु। कंसिडर फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमिक्स इज विदाउट स्कैरसिटी। अरे ये कैसा क्वेश्चन है? क्या कोई भी इकोनॉमी स्कैरसिटी के बिना हो सकती है? इम्पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन में तो आंसर मुझे लगता है यही होगा, नन ऑफ द अबव। ऊपर का पढ़ने की जरूरत कहाँ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या? छोटा। तो देखो भैया नोट ढूंढना है कि इनमें से कौन सा माइक्रो लेवल का नहीं है। तुम आम जो होते हैं आमों के भाव ढूंढ रहे, मैंगोज के भाव, तो मैंगोज तो एक यूनिट है, एक चीज है, एक फ्रूट है, तो ये तुम्हारा क्या है? माइक्रो लेवल है। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक, एक ट्रक खरीदने की कॉस्ट, ये भी क्या है? माइक्रो। क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, फिर मैंगो आ गए, ये भी क्या है? माइक्रो। ओ हो नेशंस इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, पूरे भारत की बात करोगे
तो ये तो मैक्रो हो जाएगा, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, स्टार लगाओ क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि सर ऐसी कौन सी ब्रांच है जो रिसोर्स के अलोकेशन की बात करती है, तो रिसोर्स के अलोकेशन की बात हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है, जो एक एक इंसान तक रिसोर्सेज को पहुंचाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सी चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आती? बताओ भैया कौन सी चीज नहीं आती? ये रहा डी पार्ट, हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मुझे इस पे टाइम पास करने की कोई इच्छा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव का मतलब शुड बी और टू बी। ढूंढो शुड बी कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, चेक करो शुड बी कहाँ है, ढूंढ के बताओ, मुझे बताओ, ढूंढ के बताओ। मिल चुका है क्या तुमको? सी, मिनिमम वेज शुड बी, मिनिमम वेज इतना हो जाना चाहिए। Which of the following would be considered as a topic of macroeconomics? बताओ इनमें से कौन सा टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, ढूंढ के बताओ फटाफट। ये देखो, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन इंडिया, तो पूरे भारत की बात हो रही है, तो कैसा लेवल होगा? ये मैक्रो लेवल होगा। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, सबसे पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी while normative economy finds out the reasons है। ये कहा था, नॉर्मेटिव तो क्या करता है, फ्यूचर की बातें बताएगा ना, पहले क्या हुआ उसके रीजन थोड़ी ढूंढेगा, ये गलत है। पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब करता है, बिल्कुल सही, द फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, while नॉर्मेटिव इकोनॉमी इन्वॉल्व करता है इवेल्युएटिंग वेदर सम ऑफ दीज आर गुड और बैड फॉर द वेलफेयर। अब नॉर्मेटिव क्या करेगा, ढूंढेगा ना कि सही कौन है, कल को क्या रहना चाहिए, कल को किसको रखना है, और कौन सा खराब, इवेल्यूशन करता है, बिकॉज वैल्यू जजमेंट देता है। तो ये मुझे सही लग रहा है, आगे चेक करके देखते हैं। नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव डिस्क्राइब कभी करता ही नहीं है, काटो। चलो 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 चलो, बोल रहा है कि सर पॉजिटिव ने कब प्रिस्क्राइब किया, बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, ये भी नहीं है, आंसर हम लोग को पहले मिल चुका है। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैपिटल बस्टिंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये वर्ड कहीं आया नहीं है, मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो ये तो बिजनेस का ही पार्ट है। रिस्क वाला हमने किया था, याद हो तुमको, जो इंटरनल हम लोग चेक करते हैं कि हमारा स्कोप कहाँ कहाँ है, तो वहाँ हमने किया था। बिजनेस साइकिल्स भी हम लोगों ने देखे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो यहाँ का नहीं है, आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट और इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है कि बताओ इनमें से गलत क्या है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव होती है, बिल्कुल होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल सही बोल रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट टू वरी अबाउट मैक्रो है। याद करो हमने बात की थी कि माइक्रो है, वैसे हार्ट ऑफ ये बीई का मतलब क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, हार्ट कौन है, हार्ट माइक्रो है, लेकिन मैक्रो वेरिएबल का फर्क भी पड़ता है, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम बिल्कुल भी वरी ना करो, वरी करना पड़ेगा। ये को ये भी कहते हैं, तो वो तो हमने हेडिंग में ही लिखा था। इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कैर्स रिसोर्स बिकॉज दे, चेक करो, इकोनॉमिक गुड्स को हम लोग स्कैर्स मानते हैं, क्यों, कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी। देखो भैया क्वांटिटी तो बढ़ सकती है, अगर हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ सकती है, तो ए उतना अच्छा नहीं लग रहा। डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट सोसाइटी, बिल्कुल सही बोल रहा है, जितनी ज़रूरत होती है उतना नहीं होता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्कैरसिटी, अगर तुमको याद हो तो ये तुम्हारा आंसर है। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द अलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज डिटरमाइंड बाय, कौन करता है बताओ, फ्री मार्केट इकोनॉमी में एलोकेशन रिसोर्स कैसे होता है, वोटिंग से होता है क्या, बताओ बताओ, वोटिंग से होता है क्या, वोटिंग से नहीं, सेंट्रल प्लानिंग से होता है क्या, नहीं, कंज्यूमर प्रेफरेंस, यस, याद करो कंज्यूमर्स की चॉइस को सबसे ऊपर माना जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस
एज द प्रिंसिपल मीन ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्स। प्राइसेस, वो किसको यूज करते हैं? प्राइसेस को, क्योंकि उनको पैसा बनाना होता है, वो प्राइसेस के हिसाब से ही काम करते हैं। Which of the following is considered as disadvantage of allocating resource using market system? मार्केट का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट लोग की बात हो रही है। तो कैपिटलिस्ट लोग जब काम करते हैं तो वहां प्रॉब्लम क्या आती है? इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ तो ठीक लग रहा है। पीपल डू नॉट गेट गुड्स फॉर चॉइस, ये तो गलत हो गया ना। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? कंज्यूमर की चॉइस पे ही काम होता है। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड, गलत बात है ना। जो इंसान जो अच्छे से काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिलता है कैपिटलिस्ट में। प्रॉफिट्स विल टेंड टू बी लो ना, कैपिटलिस्ट में गए तो प्रॉफिट तो बढ़ने वाला है। आंसर क्या होगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू अ मार्केट इकोनॉमी? वो फिर से मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होगा? कैपिटलिस्ट होगा ना। फर्म्स डिसाइड whom to hire और what to produce, तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फर्म्स का एम क्या होगा? प्रॉफिट्स, ये भी सही बोल रहा है। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म्स टू वर्क फॉर एंड वॉट टू बाय विद, ये भी सही बोल रहा है कि हाउस होल्ड को, कंज्यूमर्स को पूरा राइट होता है कि अपने हिसाब से काम करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेज दैट गाइड द डिसीजंस ऑफ फर्म्स, ना भैया, आंसर यही तो होगा। ये तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का करेक्टर है। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी सारे डिसीजन क्या सेंट्रल अथॉरिटी लेगी? नहीं। प्राइवेट वाले लोग लेंगे? नहीं। कुछ लेंगे प्राइवेट के लोग और कुछ लेंगे स्टेट के लोग। आंसर इज सी। द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट, देखो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी इको की? कि रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स हैं। हम लोगों ने उनको प्रॉपरली इस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए और बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसका आउटपुट निकाल पाए। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वुड गेट चूजन इन अ, बताओ भाई, तुम कैपिटल की टेक्निक कहाँ लोगे? जहां पे कैपिटल टेक्निक ज्यादा होंगी और सस्ती होंगी। ये देख, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर। देखो जिन क्वेश्चंस में मैं अच्छे से अंदर घुस के सारे ऑप्शंस नहीं समझा रहा, उसका रीजन ये है कि अगर तुम उनके ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो वो आसानी से खुद से ही सॉल्व हो जाएंगे, तो उस पर हम लोग टाइम पास नहीं करना चाहते। Which of the following is not one of the four central questions that the study of economics is supposed to answer? तो सर चार प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड प्रोविजन फॉर ग्रोथ। तो उसमें क्या तुमने व्हेन द गुड्स प्रोड्यूस पढ़ा था? यही तो आंसर होगा। व्हेन गुड्स कब बनाए? रात को बनाए 2 बजे लेक्चर के जैसे, उसकी बात नहीं हो रही। कहाँ था? ऐसा कुछ था ही नहीं। लार्ज प्रोडक्शन ऑफ विच गुड्स will lead to higher production। ओहो, जेसीबी 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 याद आ रहा है। तो जो कैपिटल गुड्स होती है वो ज्यादा बनाओगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, कैपिटलिज्म। याद करो भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी। ये तो बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ, फ्रीडम ऑफ चॉइस किस में होती है? कैपिटलिज्म में होती है, तो ये कैपिटलिज्म। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वलिटी आर मिनिमल। याद करो, लेबर लॉज आ रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला कि अब अगर तुमने लेबर को परेशान किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये चीज किस में पॉसिबल होती है? सोशलिज्म में। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस रेफर टू, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस रेफर टू, बताओ क्या मतलब है ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का? जो रेगुलेट की जा रही है। और प्राइस को रेगुलेट कौन करता है? प्राइस को रेगुलेट कौन करता है? प्राइसेस डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली गवर्नमेंट। इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी बताओ? अब ये क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं, तुम ढूंढ के बताओ फटाफट। सर आउटपुट क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यही तो समस्या थी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, आउटपुट बहुत बनाना है लेकिन उतना रिसोर्स है नहीं। तो तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा। स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी थी? याद करो, लायनल रॉबिन्स, स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग। ये रही, ये रही बेटा, ढूंढो तो कहाँ लिखा है, ये लो।
आगे चलो, डेफिनेशन ऑफ साइंस which deals with wealth of nation, wealth of nation, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 का वो साल जिसमें किताब लिखी गई थी। और ये किताब किन्होंने लिखी थी? ये किताब एडम स्मिथ ने लिखी थी। Which of the following is not one of the features of capitalist economy? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है? यस। फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है? यस। नो प्रॉफिट नो लॉस, मूर्ख बना रहे हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। देयर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सही है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, सही है। रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, आंसर क्या होगा? ए एंड बी। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज, अब देखो इकोनॉमिक स्टडी करने से होता क्या है। हम जब इकोनॉमिक स्टडी पढ़ते हैं तो उससे होता क्या है, चेक करके देखो। तो अगर तुम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे, आगे जाके हम लोग और सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तुमको मालूम पड़ेगा इकोनॉमिक्स क्या करती है। वो तुमको समस्या समझाती है और समस्या का एक फ्रेमवर्क बनाती है, तुमको फिक्स फॉर्मेट में तुमको समस्या समझने का पर्सपेक्टिव देती है, समस्या समझने का तुमको एक नज़रिया देती है कि तुम ये चीज़ को देख के समस्या को समझो। प्रोडक्शन में जाएंगे तो प्रोडक्शन के बारे में बताएगी कि देखो ऐसे प्रोड्यूस करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो वो होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दिखाई देंगी? तुमको इकोनॉमिक स्टडी में दिखाई देंगी। तो चेक करके देखो। सबसे पहले ये इंश्योर करती है कि सारी प्रॉब्लम को टैकल करे। देखो इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन नहीं दे सकती, इकोनॉमिक्स तुमको तरीके बता सकती है, तुमको समस्याएं समझा सकती है, बट ये नहीं करेगी तुम ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बहुत कम केस में होगा। ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है। अब देखो आइडेंटिफाई तो करती है बट उसको एग्जामिन भी करती है और फिर उसका एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव भी देती है। तो आंसर होगा सी। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है बताओ? बिजनेस इकोनॉमिक्स, चेक करो। इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। बताओ भाई, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, लिखा था हम लोगों ने। व्हाट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स? क्या होता है? जहां पे इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली बिजनेस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन करेक्ट है? देखो भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड अ पर्टिकुलर फर्म, बिल्कुल सही बोल रहा है। माइक्रो है तो एक ही कोई स्टडी करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, यही बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आंसर मेरे को डी लग रहा है, बोथ ए एंड बी। 44, Satish hired a business consultant to guide him for growth of his business. The consultant visited this factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability and so on. ये कंसल्टेंट की कैसी अप्रोच है? ये कंसल्टेंट की कैसी अप्रोच है? कंसल्टेंट ने एक फैक्ट्री को, एक बिजनेस को कंसल्टेंसी दी है, तो जो भी निर्णय होंगे वो एक से ही रिलेट करेंगे। तो ये नेशन एज अ होल तो हो नहीं रहा है। क्या कंसल्टेंट ये बोल सकता है कि भारत के जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं वो ऐसा काम करें? नेवर, वो ऐसा कभी भी बोल नहीं सकता। मतलब वो एक ही फर्म की बात कर रहा है, इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रॉफिट मोटिव किसकी मेरिट होती है? कैपिटलिज्म की। is also called as command economy, centrally planned economy, socialist economy, government economy। ये सारे नाम किसके हैं? सोशलिस्ट के हैं। Which of the following statement is are correct regarding the business economics? पहला, business economics attempts to indicate how business policies are firmly rooted in economic principles। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि economic principles और business की policies आपस में कितना घुले मिले हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Business economics uses microeconomic variables of business unit and macroeconomic, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, माइक्रो को भी यूज करना होता है, मैक्रो को भी यूज करना होता है। इसके बाद में इट टेक्स अ प्रेगमेटिक अप्रोच, कहने की बात ही नहीं। प्रेगमेटिक का मतलब क्या? व्यवहारिक, रियल लाइफ बेस्ड अप्रोच, तो ये भी करता है। मतलब तीनों ही सही है, आंसर क्या होगा? डी। अनलिमिटेड एंड्स एंड लिमिटेड मीन्स टुगेदर प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
जब तुम्हारे रिसोर्स क्या होते हैं, स्कैर्स होते हैं, तो प्रॉब्लम किसकी आती है, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम से क्या बनता है, चॉइस मेकिंग बनता है, आंसर क्या होगा, चॉइस। तो यहाँ तुम्हारे सारे के सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने कवर किए जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं। ऐसे ही हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी पहले सारे चैप्टर्स के नोट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे के एमसीक्यूज को आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी मेरी इच्छा तो थी कि मैं तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवा दूं, लेकिन थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मैं ज़्यादा खींचूंगा तो हो सकता है मेरा गला पूरा चोक हो जाए। तो उस रिस्क से बचने के लिए मैं अपने वीडियो को आज यहीं एंड कर रहा हूँ। केवल 45 मिनट का वीडियो बना है। 15 मिनट में नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा उसमें कवर करूँगा, जहाँ मैं कोशिश करूँगा मेरा वीडियो पूरा 1.25 घंटे का बन जाए। तो आज यहीं रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच सभी को, बहुत बहुत गुड नाइट, क्योंकि मेरे टैब में बज रहे हैं 2 और आप देख सकते हैं 1:52 और मुझे भी बहुत अच्छी खासी नींद आने की संभावना है। चलिए सर, मिलते हैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में।